द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आपके पास आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे महिला आरक्षण बिल की। इसीलिए कि एक तो धमाके के रूप में आया, लोगों को अंदाजा नहीं था, कल दिन भर सस्पेंस में रखा और बाद में भी जो आया, सुबह में भी लोगों को पता नहीं था। सारे चैनल्स और लोग बता रहे थे कि आ सकता है ये बिल, और ये भी बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से। एक तो ये सस्पेंस की क्या वजह है, ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं। कोई एजेंडा पर भी नहीं था पहले से, एकाएक उन्होंने लाया और उनको लगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन हम इसके पहले कि ये मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, इस पर विचार करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसका स्वागत होना चाहिए। और ये आपको ये भी बता दूँ मैं कि महिलाओं को राजनीति में अधिकार पाने के लिए, वोटिंग राइट्स पाने के लिए बड़ी-बड़ी डेमोक्रेसीज़ में, मतलब लोकतंत्र में, इंग्लैंड के लोकतंत्र में, अमेरिका के लोकतंत्र में, तो बहुत पुरानी डेमोक्रेसी, मॉडर्न मतलब आधुनिक डेमोक्रेसी के हिसाब से है, वहाँ भी वोटिंग राइट्स पाने के लिए कि महिलाओं को मतदान का बराबर से अधिकार, वो मिलने में काफ़ी देर हुई। और मैं कुछ डेट्स, ईयर्स बताऊँगा, मतलब साल बताऊँगा कि कब-कब किनको मिला। पहला कंट्री जो है, वो जिसने दिया वोटिंग राइट्स 1893 में, 1893 में न्यूजीलैंड ने, 1917 में दिया कनाडा ने, 1919 में दिया नीदरलैंड ने, और 1920 में यूएसए ने, और 1928 में फुल राइट्स, जिसको मतलब कंप्लीट बराबरी का राइट्स, इंग्लैंड ने दिया। तो ये इनका लगा। जापान में तो ये 1945 में आया, और जर्मनी में भी कोई वही 1918 के आसपास, 17 में आया। तो ये है कि वोटिंग राइट्स लेने में कितनी देरी हुई। दूसरा है क्या है कि ये जिस तरह से क्लेम बीजेपी करेगी या कर रही है कि महिलाओं को हम अधिकार देना, नाम भी रखा उन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक, मतलब उनकी शक्ति की वंदना। तो उस पर मैं बाद में आऊंगा कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, ये किस ओर इशारा करता है। ये बराबरी के, जो बराबरी की भाषा होती है, लोकतंत्र के अधिकार की भाषा होती है, वो उसकी भाषा के अनुकूल है क्या? तो वो इसके बाद, पहले मैं आपको बताऊं कि बीजेपी में कोई भी अध्यक्ष, ये 1952 से ये संगठन है। पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ, उसके बाद इसका नाम भारतीय जनता पार्टी बना। अभी तक एक भी वीमेन प्रेसिडेंट नहीं। और जो इसका पितृ संगठन है, उसमें तो जो उनका सरसंघचालक तो नहीं ही कोई वीमेन हुआ है, कोई दूसरी जाति का भी नहीं, एक ही जाति के लोग होते हैं। और उनकी जो संचालन समिति है, मतलब जो प्रतिनिधि सभा वगैरह, जो उससे बड़ी मतलब जो संघ, जो एकदम हायर बॉडी है, उसमें भी किसी वीमेन को नहीं लिया गया। कांग्रेस का इतिहास क्या है, ये भी जानना चाहिए कि कांग्रेस ने में पहला प्रेसिडेंट 1917 में बनाया, एनी बेसेंट को। वो थी, महिला भी थी और विदेशी महिला थी, विदेशी मूल की महिला थी, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना अपना मतलब बनाया कि मैं स्पिरिचुअली, ये मेरा घर है, और इसको अपना जगह, होम रूल मूवमेंट था, कांग्रेस से ही साथ जुड़ा हुआ, उसमें वो थी लीडर, और वो बनाया, वो बनी 1917 में प्रेसिडेंट। सेकंड प्रेसिडेंसी जो मिला, वो मिला 1925 में सरोजनी नायडू को, गांधी जी के ठीक बाद। गांधी जी के आंदोलन के बाद तो तस्वीर बदली, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरा प्रेसिडेंट 1933 में हुआ। और फिर बाद में ऐसा हुआ कि 42 का आंदोलन, 38 में विश्व युद्ध 39 में शुरू हो गया, तो कांग्रेस में लंबे लंबे समय के प्रेसिडेंट हुए। बाद में फिर इंदिरा गांधी 1958 में बनी।
और उसके बाद तो है इंदिरा गांधी कई बार बनी, अब उसके बाद सोनिया गांधी है, तो उनके पास एक विरासत है। दूसरा, इंडियन पॉलिटिक्स में औरतों को की भागीदारी कैसे आई, इसको भी समझना जरूरी है। ये आजादी का आंदोलन की देन है, लेकिन उससे भी बड़ा गांधी जी की देन है। असहयोग आंदोलन में औरतों को लाया, औरतें आई बड़ी संख्या में, और होम रूल मतलब एनी बेसेंट के समय में भी थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी भागीदारी हुई, बंग भंग आंदोलन में भी थोड़ी सी भागीदारी थी। ये बढ़ता गया, और लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं निकली, जो जिसको आप सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सब नागरिक अवज्ञा आंदोलन हुई 1931 में, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं निकली, जो जिसमें कि नमक सत्याग्रह हुआ, दांडी मार्च हुआ, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं निकली। और उसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय, और मतलब ये एक रिवॉल्यूशन था, एक से एक महिला, अरुणा असफ अली, तो इसका मतलब कि आप गिनती आप नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निकली, और वो भारतीय राजनीति में उनका असर हुआ। और 1942 में तो जो उसकी मतलब नायिका मानी जाती है अरुणा असफ अली, वो उन्होंने झंडा फहराया जब सब लोग गिरफ्तार हो गए और पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था मुंबई में, तो उन्होंने तिरंगा फहराया, और अंडरग्राउंड हो गई, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। गिरफ्तार पुलिस का मतलब पूरे आंदोलन में अरुणा असफ अली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई। तो ये है। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के अलावा मेजर पार्टीज में, इवन कम्युनिस्ट पार्टीज में भी उनका जो चीफ है वो महिला नहीं, महिला विंग वगैरह है उसमें, हैं लोग, काफी नेता, बड़े बड़े नेता कम्युनिस्ट मूवमेंट ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए, जो सुशीला गोपालन थी, बहुत सारे महिलाएं आपको मिलेंगी, अभी वृंदा करात है, करीब एक से एक लीडर्स उनके पास रहे, लेकिन चीफ वो सिर्फ कांग्रेस के पास जाता है। अब आए और रीजनल पार्टीज में मायावती निकली, मतलब सामाजिक न्याय के आंदोलन में काफी महिलाएं निकली, उसमें ये निकली आपकी मायावती है, और आप देखेंगे कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो है निकली। और इसके बाद में इसमें इसमें भी नेता मतलब काफी निकली, सुषमा स्वराज है, उमा भारती निकली, बहुत सारे नेता बीजेपी में भी विमेन लीडर्स काफी बड़ी संख्या में आई, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये इतिहास है। अब महिला आरक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए है कि उन उनकी भागीदारी मुकम्मल हो, मतलब एक डिसिसिव भागीदारी है, और इसका स्वागत जरूर होना चाहिए। लेकिन क्या इसका क्रेडिट सिर्फ बीजेपी को है? तो आपको बता दें कि पहला 1996 में सोशलिस्ट मूवमेंट से आई हुई, सोशलिस्ट जनता दल में थी वो इनकी मधु दंडवती की वाइफ, उन्होंने उसको पहला, मिसेस दंडवते ने, उन्होंने उसका ये किया, मतलब 1996 में प्राइवेट बिल था, प्राइवेट मतलब मेंबर बिल होता है, वो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में रखा था। पहली बार उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक मतलब पेश किया, जो नहीं तो पास होना ही नहीं था। उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट में, उसके बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में तो राज्यसभा में 2010 में पास भी हो गया, लेकिन सामाजिक न्याय की पार्टियां जो है, जेडीयू आरजेडी, इन लोगों के विरोध के कारण, सपा के विरोध के कारण वो नहीं हो पाया। उनका डिमांड था ओबीसी का, उसमें आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर ये मुश्किल था, इसीलिए कि विधानसभा या लोकसभा में ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन एससी एसटी को है, तो एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता था। लेकिन इसके लिए आपको पहले तो मेल जो लोग हैं, मतलब जो बाकी जनरल कंस्टिट्यूएंसीज में आरक्षण देना होता, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ये इसका डिमांड नहीं माना गया और वो लटक गया। अब ये बिल आया, 2014 में भी उन्होंने नहीं लाया, 2019 में भी नहीं लाया, और 2019 के बाद या 2014 के बाद नहीं लाया, लेकिन 2024 के ठीक पहले राजनीतिक परिस्थितियों ने निश्चित तौर पर उनको मजबूर किया, कुछ
राज्यों में जैसे कर्नाटक में चुनाव हार रहे हैं या कुछ उपचुनाव भी आ रहे हैं, मतलब दृश्य दिखाई दे रहा है हार का, तो उसने उनको मजबूर किया है कि कोई ऐसा मुद्दा लाया जाए जिसको कि नेशनल लेवल पे एक अचीवमेंट बताया जा सके। बाकी सारे अचीवमेंट्स वो गिनाते रहते हैं, G20 कहा, फिर ये हमने ये योजना दी, वो योजना दी, ये सब सारा कहते रहते हैं और लोगों को, मतलब देश अ, आप मैं 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, ये सब बताते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा पकड़ने वाला नहीं आ रहा है और हिंदुत्व का मुद्दा कहीं न कहीं से थोड़ा खिसक रहा है। हनुमान का नाम लिया कर्नाटक में और हार गए। तो मुद्दे की एक तलाश में थे, एक, और वो भी एक सॉफ्ट मुद्दे की तलाश में थे। इसीलिए उसको देखिए कि महिलाओं के आरक्षण का सवाल लेकर आए, तो मोदी जी का के व्यक्तित्व में भी थोड़ा परिवर्तन दिख रहा है। उस तरह की आक्रामकता नहीं दिख पाई। और वो कांग्रेस को पर भी अटैक नहीं किया, गांधी परिवार पर भी उस तरह का अटैक, मतलब उन्होंने वो किए हैं, वो आलोचना की है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको छोड़ दिया है। लेकिन थोड़ा परिवर्तन दिखा। ये एक सॉफ्टनेस जो है पॉलिटिक्स में, ज़रूर महिलाओं की बड़ी संख्या आने से आएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि आप जब महिला आरक्षण बिल ला रहे थे तो आपको लगा, मतलब कहीं न कहीं से, कि आपको करना पड़ेगा, कि मतलब ऐसी बात, इस तरह की बात करनी पड़ेगी जो विधेयक के मिजाज के अनुकूल हो। तो वो उन्होंने किया, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन भाषा क्या है? भाषा ये अधिकारों की भाषा नहीं है, समता की भाषा नहीं है। पावन, पवित्र, अद्भुत, फल, ये सब टाइप की जो भाषा है, जो संस्कृत की, इन भाषाओं का इस्तेमाल मंत्रोच्चार के लिए होता है। ल लोकतंत्र की भाषा नहीं है। लोकतंत्र की भाषा में अधिकार की भाषा होती है, स समानता की भाषा होती है, उसमें सशक्तिकरण की भाषा होती है। वो लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, जिसमें जिसमें उन्होंने कहता है कि बराबरी, वो ये नहीं कि नारी की शक्ति की वंदना कर रहे हैं और उनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं या उनकी शक्ति का ये, वो नहीं, उनको कहना है कि पुरुष और मर्द, मतलब पुरुष और औरत के बीच की खाई दूर कर रहे हैं। ये जो लगातार उनके मतलब एक पितृसत्तात्मक समाज में जो शोषण चल रहा है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ जो अत्याचार है, उसके खिलाफ है। और ये कहा भी गया था, जब जब भी अमेरिका में या इंग्लैंड में जब ये बातें आई थी, क्यों दिया जाए, तो उसमें यही था कि इक्वलिटी के लिए दिया जा रहा है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए दिया जा रहा है। ये स्वर नहीं था, ये जो आरक्षण बिल के लिए जो भाषण उनका हुआ। तो बस आज इतना ही कहेंगे, सिर्फ ये है कि एक क्रांतिकारी अ, परिवर्तन ज़रूर है ये भारतीय लोकतंत्र के लिए। और ये इससे, मतलब जो गुणात्मक परिवर्तन है, वो आएँगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरी व्यक्तिगत राय ऐसी है कि जिस तरह की दुनिया बनाई मर्दों ने, वो दुनिया कैसी है आप देख रहे हैं, तो बेहतर है कि एक इससे भी बेहतर दुनिया बनाने का मौका और लोगों को दिया जाए। एक चीज़ आखिर में कहूँगा कि क्या इससे, जो जिस तरह का अत्याचार उन पे हो रहा है हिंदुस्तान में, अ, गाँव के लेवल पे, शहर के लेवल पे, जिस तरह के का मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, अत्याचार हो रहा है। मतलब आप देखेंगे कि बलात्कार के मामले हैं या छेड़खानी के मामले हैं, या उनका वर्क प्लेस पर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, या गाँव में सबसे है क्या कि ये भी जानना चाहिए कि उनकी जो स्थिति है, वो समाज की स्थिति से भी जुड़ी हुई है। जितना कम आपकी हैसियत समाज में है, सामाजिक रूप से, मतलब जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से और आर्थिक हिसाब से, ये सारा शोषण जो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है, वो औरतों को झेलना पड़ता है। पार्टीशन में हमने देखे कि पार्टीशन के दंगे में मर्दों को मारने से ज़्यादा औरतों के शरीर पर अत्याचार करना, मतलब बलात्कार उनके साथ, मतलब जिस तरह आप बोल सकते हैं कि विभत्स और अश्लील जो है, मतलब तरह के ये किए गए उनके साथ, व्यवहार किया समाज ने, मतलब लोगों ने, दोनों तरफ के लोगों ने, उसमें सारी बंदिश खत्म हो जाती है। तो औरत एक, मतलब इस तरह का वो एक तरह से विजय पाने के लिए, किसी समाज को अगर गिराना है, तो उसके लिए आप उस पर अत्याचार करना आपके लिए ज़रूरी होता है।
तो ये सब में कभी तुरंत फ़र्क आ जाएगा ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर अगर वो बड़ी संख्या में डिसीज़न मेकिंग में रहती है, तो जो नीचे तक है कामकाज उसमें परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए उसको उसका स्वागत पूरी तरह से होना चाहिए और उसको पास होने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बस आज इतना ही, आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। जय हिंद।